आज के वीडियो में हम लर्न करेंगे हरियाणवी भाषा के उद्भव तथा विकास यात्रा का वर्णन। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। 6 सेमेस्टर का आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो गया। 6 सेम की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और वीडियोज जो हिंदी की आपकी आई हैं 6 सेमेस्टर की, वो भी आपको इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में ही मिलेंगी। 6 सेम प्लेलिस्ट, हिंदी की कोई भी अलग से प्लेलिस्ट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछ रहे थे। भाषा मनुष्य के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इस बात पे आप ध्यान दें। हरियाणवी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में पूछा गया है। थोड़ी सी भूमिका हम जो भाषा की जो महत्ता होती है हमारी लाइफ में कितनी महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताएंगे और धीरे धीरे जो है उसका बेस तैयार करेंगे। भाषा मनुष्य के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार दूसरे के सामने व्यक्त करता है तथा दूसरों के विचारों को समझ सकता है। इस समय विश्व में 12 भाषा परिवार हैं। इनमें से 2 भाषा परिवारों, भारतीय आर्य भाषा परिवार तथा द्रविड़ आर्य भाषा और द्रविड़, भारत में ये 2 ही हैं, में भारत देश की भाषाएं शामिल हैं। भारत देश की समस्त भाषाएं इन 2 परिवारों में शामिल हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत वैदिक काल की भाषाएं आती हैं, जैसे वैदिक संस्कृत। ये याद करने की जरूरत आपको नहीं है। वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए। लौकिक संस्कृत में भारत देश के 2 महान महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना की गई। इसके बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का उदय हुआ। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य और प्राकृत भाषा में जैन साहित्य की रचना हुई। अपभ्रंश के बाद पश्चिमी हिंदी का उदय हुआ। इसी भाषा परिवार के अंतर्गत हरियाणवी भाषा आती है। इसमें मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो पश्चिमी हिंदी के कारण ही हरियाणवी भाषा जो है वो आज की जो इसकी प्रेजेंट पोजीशन है उसमें आई है। एक भाषा के तौर पे इसकी पहचान मिली है। और किसका भाग है ये? पश्चिमी हिंदी का। हरियाणवी भाषा का उद्भव काल अत्यंत प्राचीन है, परंतु उस समय का साहित्य उपलब्ध न होने के कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हरियाणवी भाषा का प्रथम कवि कौन है। किसी भी भाषा का साहित्य उस भाषा के उद्भव से जुड़ा हुआ होता है। हरियाणवी साहित्य का उद्भव हरियाणवी भाषा से पहले नहीं माना जा सकता। ये तो कॉमन सेंस है कि किसी भी भाषा का साहित्य ही नहीं था तो उसका उद्भव कैसे माना जाएगा। ऐसी स्थिति में हरियाणवी भाषा के उद्भव का प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी भाषा के विकास का मूल आधार वहाँ के जनपद की लोक भाषा होती है। अतः एक निश्चित क्षेत्र में प्रचलित बोलचाल के उस सहज सलीके को बोली कहा जाता है, जिसे वहाँ के आम लोग अपने घरों में आपसी बातचीत के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। हरियाणवी भाषा का नामकरण। हरियाणवी शब्द हरियाणा प्रदेश के निवासियों तथा उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसकी उत्पत्ति हरियाणा शब्द के साथ वी प्रत्यय जोड़ने से हुई है। समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने हरियाणवी भाषा को अनेक नाम दिए हैं, जिसमें बांगरू, कोरबी, दक्षिणी हिंदी, खड़ी बोली आदि नाम प्रमुख हैं। हरियाणा राजनीतिक मानचित्र पर 1966 ईस्वी में आया, अतः इससे पहले इस तरह के नाम देना स्वाभाविक है। हरियाणवी के नामकरण को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें डॉक्टर नानक चंद शर्मा के अनुसार जो विचार है वो काफ़ी अच्छा है। हरियाणवी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख उपभाषा मानी जाती है। आज तक इसे सामान्यतः बांगरू के नाम से अभिहित किया जाता रहा है। हरियाणवी भाषा व साहित्य का उद्भव और विकास। जब हम किसी भाषा के मूल को खोजने का प्रयास करते हैं तो उनका किसी न किसी जनभाषा में मिल ही जाता है। कोई भी भाषा होती है उसका आधार कोई ना कोई दूसरी भाषा जरूर होती है। जैसे माना जाता है कि आज जितनी भी भाषाएं जो प्रचलित हैं वो उनका सभी का मूल कौन सी है? संस्कृत भाषा है। भाषा और बोलियों का पारस्परिक संबंध वृक्ष और उसकी शाखाओं जैसा रहा है। भाषा अपने विकसित रूप में पहुंचने के लिए बोलियों की सहायता लेती है। वो जो आज भाषाएं बनी हुई है वो कभी ना कभी उस क्षेत्र की बोलियां रही हुई हैं अलग अलग तरह की, और उसी से विकसित रूप ही उनका जो है क्या है वो भाषा कहलाता है। आरंभ में संस्कृत भाषा ही आरंभ में संस्कृत भाषा भी लोक भाषा थी, परंतु धीरे धीरे साहित्य की भाषा बन गई। अब इसके बारे में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपनी एक परिभाषा दी है। प्रत्येक युग में साहित्यिक भाषा के साथ साथ कोई न कोई लोक भाषा अवश्य चलती है। जब संस्कृत साहित्य की भाषा बन गई तो साधारण जनता में कुछ और लोक भाषाएं चल पड़ी थी। उन्होंने आपस में इस तरीके से बात करना शुरू कर दिया। हरियाणवी साहित्य के विकास का अध्ययन जो है वो निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत आता है, और उसमें सबसे पहला नंबर है हरियाणवी कविता का। कविता साहित्य की सबसे प्राचीन और सरस विधा है।
इस कारण सदा से ही साहित्यकारों ने कविता की रचना पर सबसे अधिक बल दिया है। श्री राजा राम शास्त्री ने हरियाणवी भाषा में कविता लिखने की परंपरा को 7वीं-8वीं शताब्दी से जोड़ने का प्रयास किया है और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी अपने मत को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने गुरु गोरखनाथ की वाणी से उदाहरण भी दिया है। माया है रंग बादली, तेरा चरखा बोले राम राम, चरखा तेरा रंग रंगीला, पीढ़ा तेरा गुलाल। इस तरीके से संत काव्यधारा, संत कवियों ने भी हरियाणवी भाषा में साहित्य की रचना की है। भाषा की दृष्टि से कबीरदास जी हरियाणवी के प्रभावशाली संत कवि कहे जा सकते हैं। कबीर जी की भाषा में ठेठ हरियाणवी के अनेक शब्द सरलता से देखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है। चालती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। इस तरीके से यहीं तक ये कोट करना काफ़ी रहेगा। संत आत्मानंद ने इस तथ्य को निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट किया है। संत कबीरदास और संत आत्मानंद ये दो हैं, इनमें से कोई एक कोट कर दोगे तो भी काफ़ी है, दोनों याद रह जाते हैं तो भी काफ़ी है। राम तेरा रम्या हुआ जर्जर में, ढूंढत फिरती बाहर बावरी, पिया बसे तेरे घर में। इस तरीके से दो एग्जाम्पल हैं संत कवियों के। उसके बाद है सूफी काव्य। हरियाणा में संत कवियों की भांति सूफी कवियों की परंपरा भी रही है। एक सूफी कवि सैयद गुलाम हुसैन शाह रोहतक जिले के महम गांव में हुए हैं। इनकी रचनाएं मूलतः हरियाणवी भाषा में ही हैं। इनकी रचनाओं पर पंजाबी तथा ब्रिज भाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है। इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। इसके अतिरिक्त गुलाम जिलानी रोहतकी भी ठेठ हरियाणवी के सूफी कवि रहे हैं। इनमें कवियों के नाम याद करने जरूरी हैं और ये बताना जरूरी है कि किससे संबंधित उन्होंने अपनी हरियाणवी भाषा में अपनी कविताएं लिखी हैं। कृष्ण काव्य। संत कवियों की काव्यधारा की तरह हरियाणा में कृष्ण भक्ति की गंगा भी प्रवाहित हुई है। इसके सशक्त कवि थे दादरी निवासी पंडित शंभुदास तथा पंडित अम्बा प्रसाद। इम्पोर्टेंट है दोनों कवि। इन दोनों कवियों ने श्री कृष्ण से जुड़े अनेक भजन व लोकगीत लिखे हैं। राम काव्य। हरियाणा का लोक जीवन सदा से ही भक्ति भावना से परिपूर्ण रहा है। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति के आदर्श श्री राम भक्ति करना यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। श्री राम के जीवन की विभिन्न लीलाओं का यहाँ के लोक कवियों ने बड़े सुंदर ढंग से चित्रण किया है। बालक राम, अहमद बख्श, सादुल्ला आदि कवियों ने अपने अपने ढंग से श्री राम के चरित्र को उजागर किया है। दर्शन हुए भगवान के एक लता की ओट, चित चपला चक्रित भया, लगी प्रेम की चोट। सुधारवादी काव्य भी। हरियाणा का समाज अनेक प्रकार की कुरीतियों, आडंबरों, अंधविश्वासों तथा संकीर्ण मान्यताओं का शिकार रहा है। इन बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत से सुधारवादी जो कवि हुए हैं, लोक गायक हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी। इन प्रचारकों में सबसे अधिक प्रभावशाली पंडित बस्ती राम थे। जैसे यहाँ पे इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं उनको अंडरलाइन कर रखा है, इम्पोर्टेंट वर्ड्स को, इम्पोर्टेंट कवि को, तो आप भी अपने एग्जाम में इस तरीके से अंडरलाइन करके आएँ। उन्होंने अपने हास्य गीतों से सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने का प्रयास किया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पाखंड खंडनी और उनमें एक उदाहरण है, तन के वस्त्र मत धोना तू, दो घड़ी बैठ के रोना तू, सासू ननद सताया कर, पति को दो बार धमकाया कर, ससुर जेठ को खुरकाया कर, देवर को डंडा दिखाया कर, नित तंग पड़ोसी को रखिए, दिन रात बिराना बुरा तकिए, किसी से सीधी मत बोलिए तू, प्रभाते घर घर डोलिए तू, बस्ती राम जब ये पूरे परहेज निभावेगी तो मनवांछित फल पावेगी। इस तरीके से ये सब चीज़ें इन्होंने लिख रखी है। राष्ट्रीय कवि यानी कुछ एक ऐसी कविताएं भी हरियाणवी भाषा में लिखी गई हैं जिनमें राष्ट्रीय प्रेम जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। यहाँ के गीतों में भी, यहाँ की जो कविताएं लिखी गई हैं उनमें भी। देश प्रदेश के अनेक कवियों की भांति हरियाणा के लोक कवियों तथा लोक गायकों ने भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष योगदान दिया है। इन कवियों ने हरियाणा की जनता में देशभक्ति की भावना को दिखाया। ऐसे कवियों में बाबू बाल मुकुंद गुप्त, मोहरचंद मस्त, स्वामी भीष्म, सूरजभान वर्मा आदि के नाम प्रमुख रूप से हैं। और इस तरीके से एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी। नहीं गाँव में झोपड़ी, नहीं जंगल में खेत, घर ही बैठे हम कियो अपनो कंचन रेत। एक एग्जाम्पल देना काफ़ी रहेगा। ये आधुनिक काव्य। हरियाणा में अनेक कवि आजकल हरियाणवी भाषा में कविताएं लिख रहे हैं जो हरियाणा की पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं।
एग्जाम्पल हैं कुछ प्रसिद्ध कवियों के: ओपी हरियाणवी, कमल हरियाणवी, कुंदन लाल हमदर्द, चंद्रभान, गोवर्धन दास, जय नारायण कौशिक, डॉक्टर पूर्ण चंद शर्मा, राम कुमार आत्रेय, रामफल शर्मा, सत्यदेव शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, देवी शंकर प्रभाकर, ये सब इनके नाम हैं। नाटक। हरियाणा की लोक नाट्य परंपरा को सांग के नाम से जाना जाता है। ये विधा हरियाणा के लोक जीवन की सबसे प्रिय विधा रही है। ये इतनी आकर्षक तथा मनमोह है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे विशेष रूप से देखने के लिए आए थे। हरियाणा के प्रसिद्ध सांगियों में कृष्णलाल भट्ट, बंसीलाल, अम्बालाल, अली बख्श, अहमद बख्श, बालक रामलाल, दीपचंद, बाजे भक्त, लक्ष्मीचंद पांडे, पंडित मांगेराम, रामकृष्ण, जयनारायण, जगत सिंह, महावीर आदि प्रमुख हैं। रेडियो नाटक। सांगों के अतिरिक्त हरियाणवी भाषा में अनेक रेडियो नाटक भी लिखे गए हैं। चौधरी प्रताप सिंह द्वारा लिखित रेडियो नाटक ताऊ झगड़ू ने तो हरियाणा में खूब धूम मचाई। इसके अतिरिक्त चौधरी सुल्तान और राजेंद्र शर्मा के नाटक भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होते रहते हैं। हरियाणवी आकाशवाणी रोहतक ने तो इस परंपरा को और अधिक प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाया है। आज भी आकाशवाणी रोहतक केंद्र से अनेक नाटक प्रसारित होते रहते हैं। उपन्यास। हरियाणवी भाषा में थोड़े बहुत उपन्यासों की रचना भी हुई है। इनमें श्री राजाराम शास्त्री द्वारा रचित झाड़ू फिरी और फफ्फा कुटवी विद्वानों की चर्चा का विषय रहे हैं। ये दोनों बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। झाड़ू फिरी तो खासकर। झाड़ू फिरी उपन्यास का कथानक सामान्य है। सुखद गृहस्थी चलाने के लिए मन की शांति, सहनशीलता, त्याग और सेवा के महत्व को इस रचना में उजागर किया गया है। इसमें हास परिहास का भी समावेश है। इन रचनाओं में हरियाणा की संस्कृति, लोक जीवन की मानसिकता का सजीव चित्रण किया गया है। मुहावरे और लोकोक्ति जो हरियाणवी भाषा की हैं उनका भी प्रयोग किया गया है। वास्तव में ये उपन्यास हरियाणा के जनजीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं। कहानी। उपन्यास की भांति हरियाणवी भाषा में कहानियाँ भी बहुत कम लिखी गई हैं। हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी लिखने का श्रेय प्रसिद्ध साहित्यकार श्री माधव प्रसाद मिश्र को जाता है। इस कहानी का कथानक सामाजिक है। कहानी की भाषा सरल, सहज और पात्रों के अनुकूल है। इसमें मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। कहानी के संवाद संक्षिप्त और व्यंग्यात्मक हैं। डॉक्टर नानक चंद शर्मा द्वारा रचित डाकी डाब खाना हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी है। ये कहानी 16 नवंबर 1969 को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित की जा चुकी है। यह एक व्यंग्यात्मक और हंसी मजाक वाली कहानी है। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि हरियाणवी एक बोली से भाषा के रूप में आने तक एक लंबा सफ़र। इस तरीके से आपने सारे पॉइंट्स पढ़ ले तो निष्कर्ष में आप खुद भी बना के लिख सकते हो कि एक लंबा इतिहास है इसका, हरियाणवी भाषा का, जो आज की प्रेजेंट सिचुएशन में है यहाँ तक पहुँचने का, और अभी भी इसका और विकास होना बाकी है। तो इस तरीके से ये था हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास।